अलविदा रतन टाटा। अंतिम यात्रा रतन टाटा के पार्थिव शरीर को इस वक्त शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और लोग हाथ लगा लेना चाहते हैं, लोग देख लेना चाहते हैं एक बार उस विजनरी को, उस शख्स को जिसने भारत को बदल कर रख दिया। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बाकायदा राजकीय सम्मान के साथ विदाई की तैयारी है, दूसरी तरफ पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हों, वो सभी पहुंचे हुए हैं। पार्थिव शरीर देश के झंडे में लिपटा हुआ, ये सम्मान बिरलों को ही मिलता है कि देश का झंडा पार्थिव शरीर पर लपेटा जाए। ये बिरलों को ही सम्मान हासिल होता है और ऐसा करने के लिए काम भी बिरले ही करने पड़ते हैं, जो कि रतन टाटा ने किए थे। आपको याद होगा रतन टाटा ने अपनी कोशिश से नैनो नाम की एक गाड़ी की शुरुआत की थी, जो हर भारतीय तक उपलब्धता के साथ, सोच के साथ सामने लाई गई थी। आशातीत सफलता न मिलते देख इस कार को लेकर वो एक कंपनी के पास गए और उस कंपनी से उसकी खरीदे जाने की डील की। जब उस कंपनी के शख्स ने ये कहा कि मैं आपकी दूसरी कार को भी खरीदता हूँ तो एहसान होगा, रतन टाटा और उनकी टीम वापस लौट आई। और समय का फेर देखिए, कुछ साल बाद उसी कंपनी के दो बड़े नामों को, जैगुआर और लैंड रोवर को, टाटा ने अपने नाम कर लिया था। तो यह था टाटा का करिश्मा, बिजनेस को समझना और बिजनेस को आगे ले जाना। हमारे संवाददाता लगातार कह रहे थे कि 102 बिलियन डॉलर तो उन्होंने फिलैंथ्रोपी यानी दान में दे दिए। मैं अंदाजा लगाकर आपको बताता हूं कि 102 बिलियन डॉलर भारतीय रुपयों में कितने होते होंगे। तो एक अंदाजा जो है वो 8,45,000 करोड़ रुपए के करीब की रकम होती है। आज के तारीख में 102 बिलियन डॉलर। प्रकाश जावड़ेकर साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रकाश जी। लेकिन आज जो कुछ भी है, देश रतन टाटा जी को लेकर इस वक्त गमगीन है। लेकिन रतन टाटा जी एक ऐसे बरगद के वृक्ष की तरह भारत के ऊपर छाए, जिसकी जड़ों ने ही भारत के आर्थिक जगत को इतना सहारा दिया है कि भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की कगार पर है। कैसे श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं उन्हें? आज पूरा देश बहुत दुखी है और बहुत दुखी मन से विदाई दे रहा है। रतन टाटा 30-20 साल टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और उसके बाद भी अभी 12 साल उन्होंने उनको गाइड भी किया और फिर नया काम भी किया। तो ये समझते थे कि रोज कुछ तय करना चाहिए, तय किया हुआ हासिल करना चाहिए, हासिल करने के लिए बहुत परिश्रम करने चाहिए और योजना से ही काम करना चाहिए। तो योजना से काम करने पर उनका बहुत ये था। और बिजनेस सेंस तो ऐसा था कि जैसे आपने लैंड रोवर और इसकी बात की, जयगुआर। तो लैंड रोवर और देखो, तो मैं अमेरिका इंग्लैंड में गया था, तब वहाँ कल कारखानों में वहाँ गया, देखा काम, और वहाँ के अधिकारियों ने तो सारी जानकारी दी। लेकिन गांव वाले इतने खुश थे कि हमें हमारे यहाँ इतना रोजगार पैदा टाटा ने किया। तो एक कृतज्ञता भाव थी उनकी, केवल गांव में नहीं, पूरे इंग्लैंड में। तो यहाँ भी देश में उन्होंने लाखों, मिलियंस ऑफ जॉब्स ही क्रिएटेड थ्रू हिज वास्ट एम्पायर, जो उन्होंने 20 गुना बढ़ाया। जब उन्होंने हाथ में लिया था उससे 20 गुना बढ़ाया। तो ये उनका और कैरेक्टर ऐसी थी कि निर्णय पक्का करते थे, लेकिन एक एथिकल बिजनेसमैन थे, एथिकल बिजनेस करते थे। और एथिकल बिजनेस में नीतिमत्ता के साथ व्यवहार करना और मानवीय संवेदना से व्यवहार। जिस तरह से उन्होंने ताज होटल में जो भी हताहत हुए, उनके स्टाफ को या उनके स्टाफ नहीं है वो भी,
उनके बारे में उन्होंने जिस तरह से किया, घरों घरों में जाकर उनको फिर से बसाने की व्यवस्था वगैरह, जो हालचाल पूछना, ये कौन भला कर सकता है। तो ये दैट वाज रतन टाटा। दूसरा, उन्होंने ये मुझे लगता है कि टाटा के नाम का ये सिक्का होगा कि टाटा है यानी सच्चा है। टाटा इज क्वालिटी। तो टाटा एक क्वालिटी का पर्यायवाची नाम बन गया जी। और उसके कारण लोग टाटा का नाम सुन के सीधा खरीद कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने इतने सारे व्यवसाय किए और जब समय आया तो रैशनलाइजेशन करना, बंद करना, ये भी उन्होंने किया। नेल्को से लेकर बहुत जी। सारे व्यवसाय के रूप, मैं पुणे में रहता हूँ तो टेल्को का भी बदलता हुआ रूप जी। हमने पूरा देखा है। तो आज तो वहाँ नजदीक ही उसके जगुआर और लैंड रोवर भी बन रहा है और बाकी भी सारा बन रहा है। तो ये बहुत अद्भुत उनका क्षमता थी कि सारे काम करे, विश्वास रखे अपने कलीग्स पर, कलीग को भी बहुत अच्छा मानवीय संवेदना से ही वो डील करते थे। प्रकाश जी, और मैं अभी प्रकाश जी पाकिस्तान के एक पत्रकार से भी बात कर रहा था और बातों ही बातों में ये जिक्र आया कि भारत में कभी ये कहावत होती थी कि बाटा का जूता और टाटा का सामान, इसकी क्वालिटी के बारे में शक नहीं करते। तो उन्होंने पलट के मुझसे कहा कि पाकिस्तान में तो अब भी ये बोला जाता है जब कोई बहुत ज़्यादा अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है कि क्या तुम टाटा या बाटा हो क्या, तो टाटा का नाम वहाँ पर भी ये माना जाता है, एक स्थायित्व का नाम माना जाता है। और वो खुद कहते हुए वो पत्रकार गर्व से कह रही थी टाटा के बारे में। नहीं नहीं, ये हम दुनिया में जहाँ भी लैटिन अमेरिका में जाए, अफ्रीका में जाए, यूरोप में जाए, सब जगह, ऑस्ट्रेलिया में जाए, ये भारत के इंडस्ट्रीज का एक अच्छा रेपुटेशन है। और रेपुटेशन में वो उसके नेतृत्व उन्होंने, अगुवाई उन्होंने की। और आज जो इतने बड़े बड़े उद्योग बढ़ रहे हैं वो क्वालिटी के कारण बढ़े हैं। और उस क्वालिटी के कारण वो मेरिट पे समझौता नहीं करते थे, लेकिन दूसरा काम मिलने के लिए कुछ भी लेवल तक उल्टा सीधा काम करने के लिए वो कभी तैयार नहीं होते थे। बहुत साफ व्यवहार था। जिस तरह से उन्होंने बंगाल से गुजरात शिफ्ट किया अपना नैनोका फैक्ट्री, जी। मैं सिंगूर गया था वहाँ और सिंगूर में आंदोलन को भी देखा था। मैं सांसद था उस समय और आंदोलन भी देखा और सामने दिख रही थी ये बिल्डिंग पूरी तैयार हो रही है, हो गई है, सारा सामान आ रहा है। लेकिन उन्होंने फिर एक दिन निर्णय किया, पक्के रहे और निकल कर गए। किसी को गाली नहीं दी, किसी को दोष नहीं दिया, निकला। लेकिन मजबूती से उन्होंने निर्णय लिया। तो ये उनकी विशेषता। तो वो बिजनेसमैन तो बहुत अच्छे थे ही। एथिकल बिजनेस का एक नया ये किया और ये लीगेसी है टाटा की। दोराब जी से लेकर देखो जमशेदपुर वगैरह, उन्होंने जब जेआरडी के समय या पहले दोराब जी के समय भी शुरू हुआ कारखाना, तो पूरा नगर बिठाया, क्योंकि मजदूर कहाँ रहते हैं ये उन्होंने जाके देखा तो बहुत ही खस्ता हालत थी। तो एक अच्छा नगर बनाया, ये जो कंसेप्ट शुरू की और ऐसा ही सभी विषयों में किया। तो मुझे लगता है एक अद्भुत बेहतरीन इंसान थे, एक बहुत ही बेहतरीन वो उद्योजक थे, उद्योगपति, उद्यमी थे। और अभी लास्ट लेग में पिछले 12 साल में रोज दो चार युवकों को, युवा उद्यमियों को जिनके पास कोई आइडिया है, उनको सुनते भी थे, वो बार बार भी सुनते थे। और फिर जिन ऐसे सैकड़ों उद्यमियों को उन्होंने मदद भी की, प्रोत्साहन भी दिया, उसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो ये जो उनकी दृष्टि है, भारत गौरवशाली बने, भारत दुनिया में आगे वाली लाइन में आए। आज 5वें इकोनॉमी है तो तीसरी बने, आगे बढ़े, इसके लिए वो भी इसी मिशन में साथ थे। और पार्लियामेंट की बिल्डिंग उन्होंने बनाई। कोविड था, कोविड में
बहुत सब जगह काम बंद हुआ, लेकिन टाटा का पार्लियामेंट का बनाने का काम ठंड नहीं हुआ। 2000 मजदूर दिन रात तीनों शिफ्ट में काम करते रहे और उनके लिए एक तरह से उन्होंने नगर ही एक बिठाया और पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य की कि वहाँ कोई मिसहैप नहीं होगा और सारे लोग काम करते रहे। तो ये इसके लिए एक दिल लगता है। केवल अपने टेंडर में कितने रुपए का ये है और उसमें कितने रुपए खर्चा होगा, इतना हिसाब करने वाले वो नहीं थे। वो जो जरूरत है वो करके काम समय पे पूरा करा और करके दिखाया। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान का जिक्र इसलिए यहाँ पर करना चाहूँगा। $3 बिलियन रुपए के लिए मदद के लिए IMF के सामने पाकिस्तान कितने दिनों से हाथ फैलाता रहा और अपने देश को चलाने की बात करता रहा। वहीं 2023-24 रतन टाटा या टाटा ग्रुप के द्वारा बोया गया ये पूरा एम्पायर, इसने रेवेन्यू जो अर्जित किया वो $150 बिलियन का था, 13.86 लाख करोड़ रुपए का। भारत के पास इतना विजनरी माइंड, जो इतना भविष्य की सोच सकता है, जब ये विजनरी माइंड चले जाते हैं तो उसके बाद उस खाली जगह को भरने के लिए क्या मुश्किल होती है प्रकाश जी? या फिर आपको लगता है कि भारत ऐसे मणि पैदा करने में सक्षम है और ऐसे कीमती मणि पैदा करता रहा है? पाकिस्तान और भारत ये आज विषय नहीं है, लेकिन जो देश केवल आतंकवाद का ही निर्यात करेगा वो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, और यही पाकिस्तान देख भी रहा है। तो भारत इसलिए आगे बढ़ रहा है कि एक उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण, निर्णय, नीति, ऐसी सरकार कि जो ढंग से देश को आगे ले जाना चाहती है। तो ये एक माहौल है और ऐसे उद्योगपति है और उन्होंने दी हुई विरासत है। देखो दोराब जी गए तब भी लोगों को लगा, लेकिन फिर JRD ने संभाला, JRD गए तो अभी रतन टाटा ने संभाला। तो ये लगातार उनके पूरे, और वो एक फैमिली नहीं है, वो नाम टाटा है लेकिन वो अलग अलग जगह से भी आए हैं, रिश्तेदारों में है। तो ये ऐसा करके, और अभी तो चंद्रशेखर जी को उन्होंने प्रमुख बनाया है। अभी भी टाटा की भावी पीढ़ी जो दूसरे उनके रिश्तेदारों में है वो भी है, लेकिन काम करके एफिशिएंसी के आधार पर ही उनको भी बढ़ावा मिलता, केवल विरासत से नहीं मिलता। बड़े फिलेंट्रोपिस्ट कहे जाते थे, दानी थे। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर उन्होंने दान ना किया ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस NCPA, और ऐसे कितने उदाहरण बता सकते हैं। जैसे उन्होंने स्कॉलरशिप शुरू की, जो विदेश में अच्छे विश्वविद्यालयों में जिनको प्रवेश मिलेगा उनके लिए वो पूरा करते थे। टाटा स्कॉलरशिप वाज इन अ वे पास टू गुड एंड बेस्ट यूनिवर्सिटीज। तो ये उन्होंने काम किया, न बोलते हुए का, इश्तिहार न लगाते हुए का, बैनर ये वगैरह नहीं लगाते थे, लेकिन वो काम करते थे। अभी हमने एक ये तैयार किया है पुणे में। मैंने पहले एक नगर वन उद्यान की कल्पना की, क्योंकि मैं जंगल की जमीन कितनी है वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जी। ये एक बार मैंने प्रेजेंटेशन लिया और देखने के लिए गए सिटी में कि सचमुच कहाँ क्या है। तो वो लगभग हर जगह एनक्रोचमेंट हुआ था। तो एक जगह में गया तो वहाँ 50-60 एकड़ बचा था। पहले हमने कहा कि आज से ये कार्यक्रम शुरू करो और हम केंद्र की तरफ से 2 करोड़ रुपए देंगे और पहले कंपाउंड लगाओ। तो कंपाउंड लगा। कंपाउंड लगाने के बाद आज वहाँ जाओगे तो 20,000 पेड़ है। क्या और बात? उसमें भी टाटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी करता है, लोग भी करते हैं, और मोदी जी की जो कल्पना है एक पेड़ माँ के नाम, वो भी लोग लगाते हैं और हजारों लोग रोज वहाँ आते हैं। और टाटा ग्रुप का हमेशा कॉन्स्टेंटली सपोर्ट उसको रहता है। तो ये वो ऐसे काम करते रहते हैं अनेक। मैंने सुना था कि 1992 में, अब इसका मैंने कंफर्मेशन तो नहीं लिया, लेकिन ऐसा मैंने जगह जगह के सोर्सेस से ये बात ली, एक सर्वे किया गया था एयर इंडिया में
कि कर्मचारियों के बीच कि आप बताएं कि कौन सा ऐसा यात्री है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा नाम रतन टाटा जी का सब सामने आया, और वो इसलिए कि वो प्लेन में फ़्लाइट लेते ही अपना एक कॉफ़ी मंगाते थे जिसमें कम चीनी लेते थे, कभी चीनी ज़्यादा भी हो जाती थी, लेकिन आज तक ये कभी सुनने को नहीं आया कि उन्होंने कंप्लेंट की हो। कहते हैं जितना गहराई होती है उतना ही शोर कम हो जाता है। रतन टाटा इसके एक बड़े प्रतीक थे। बिल्कुल सही है। और आखिर एयर इंडिया जेआरडी का भी सपना था, उनका क्रिएशन था, और एयर इंडिया आज फिर टाटा ग्रुप के पास आया है। लोगों को भी लगा कि ये न्याय ऐसा ही होता है, और वो हो गया। तो अभी भारत जो छलांग मार रहा है पूरे एयर ट्रैफिक में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और टाटा भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है। ये कितना बड़ा असर डालेगा। मैं पता नहीं क्यों व्यक्तिगत तौर पर प्रकाश जी इस बात को दायरे में नहीं बांधना चाहता। रतन टाटा एक वटवृक्ष की तरह हो गए हैं, वो सबको प्रकाश देते रहेंगे, सबको आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन रतन टाटा होना आसान वाकई नहीं होता। नहीं, लेकिन एक अब हमें समझना चाहिए, ये बहुप्रसवा भूमि है, ये बहुप्रसवा देश है। एक से बाद एक से चढ़कर एक से बढ़कर एक तैयार होते हैं, और वो उन्हीं की तपस्या का परिणाम होता है। और मुझे लगता है कि उनसे सीख कर और लोग नए चैलेंज लेने के लिए आज भी काम कर ही रहे हैं, ऐसे ही आएंगे। और केवल टाटा समूह की मैं बात नहीं है। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, आदर के साथ रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें बहुत भावुक हैं। ये जानवर हैं, दो कुत्ते हैं जो उनके साथ रहा करते थे। आज रतन जी दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कुत्ते वहाँ उनके पार्थिव शरीर के पास पहुँचे हैं। कहते हैं कुत्ता पहचान लेता है, उसे अपने मालिक की सुगंध तक याद होती है, और ये अब वहाँ से हट नहीं रहे हैं। ये भावुक तस्वीरें उनको बहुत करेंगी जो डॉग लवर्स हैं, क्योंकि रतन टाटा के साथ हमेशा ये दोनों कुत्ते रहते थे, और ये दोनों कुत्ते उनके साथ लगातार बने रहते थे। अब ये अपने मालिक के अंतिम समय इस वक्त वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर है। हो सकता है कल से ये अपने मालिक को ढूंढना शुरू करें, कल से रतन टाटा को देखने की कोशिश करें। शायद कल से रतन टाटा इन्हें नहीं दिखेंगे, शायद क्या आज अंतिम संस्कार के बाद ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ये भी वो प्यार है जो शायद उन्होंने इन बेजुबानों को दिया होगा। और ये तस्वीर वाकई दिल को कहीं छू लेने वाली, झकझोर देने वाली है। प्रकाश जी, आप अपनी बातें रखते रहें, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं। रतन टाटा का एक बहुत वक्त वहां से बीता है। नहीं, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो देश भर की, दुनिया की और लोगों की भावना को और ज़्यादा जानकारी सबको हो। लेकिन हमें जितना जानकारी है, और उसमें जो मुझे मुख्य लगा कि वो शेयर करना चाहिए, वो मैंने ज़रूर किया है। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि टाटा जी को। प्रकाश जी, आपने समय निकाला इतने देश के